हाँ, तो बेटा इसके बाद हम पढ़ रहे थे प्रोडक्ट ऑफ एनालिसिस, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस? जो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस होगा मतलब जो भी बनेगा प्रोडक्ट रिएक्शन होने के बाद, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलाइसिस से पहले कुछ होगा, रिएक्शन होगी और फिर कुछ प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है ना। तो ये प्रोडक्ट जो होगा वो किस पे डिपेंड करता है? सबसे पहले तो क्या किस किस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड कैसे, ठीक है ना, इलेक्ट्रोड, और जो इलेक्ट्रोलाइट डाला है उस पर, इन दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा आपका आपका क्या डिपेंड करेगा? प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फॉर एग्जांपल, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड दो तरह के हो सकते हैं। एक तो हो सकता है आपका प्लैटिनम गोल्ड का इलेक्ट्रोड, प्लैटिनम गोल्ड का इलेक्ट्रोड होगा। तो ये इलेक्ट्रोड कैसे होते हैं बेटा? इनर्ट होते हैं। दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन रिएक्शन, मतलब यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रॉन डिपोजिशन या फिर लूज जो कहते हैं रिडक्शन का काम होता है, ठीक है ना। या तो इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट हो रहे होंगे या फिर इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे होंगे ऐसे इलेक्ट्रोड से। अगर प्लेटिनम और गोल्ड के इलेक्ट्रोड हैं तो क्या होगा, या तो उसमें इलेक्ट्रॉन जमा हो रहे होंगे और या फिर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे होंगे। लेकिन मतलब ये कोई रिएक्शन में कोई पार्टिसिपेट नहीं करता। लेकिन जो रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आपने कॉपर का इलेक्ट्रोड ले लिया, ठीक है ना, एल्युमिनियम का इलेक्ट्रोड ले लिया, ये सब इलेक्ट्रोड लोगे, जिंक का इलेक्ट्रोड ले लिया, तो ये सब इलेक्ट्रोड जब तुम लोगे तो ये इलेक्ट्रोड भी आपके इलेक्ट्रोलिसिस में पार्ट करेंगे। जैसे आपने अभी सी का देखा था इलेक्ट्रोलिसिस, कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस देखा, उसमें कॉपर एक तरफ रखा, दूसरी तरफ इम्प्योर कॉपर रखा, ठीक है ना, दो इलेक्ट्रोड्स रखे और सारा का सारा कॉपर यहाँ से निकल के इसमें लग गया। तो यानी कि इसमें क्या कर रहा था, इलेक्ट्रोड भी पार्टिसिपेट कर रहा था। अगर आप ऐसे इलेक्ट्रोड ले लोगे तो वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो इस पर भी डिपेंड करता है आपका कि आपने इलेक्ट्रोड्स कैसे लिए। तो इसके लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल जिसको हम पढ़ेंगे और अब समझेंगे, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल एक मैं इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहा हूँ किसका? NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहा हूँ। तो दो तरीके से कर सकता हूँ। क्या, एक तो मैं मोल्टन NaCl ले सकता हूँ। अगर मैं मोल्टन NaCl लूँगा तो एक तरफ रिएक्शन आएगी, सोडियम प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स सोडियम, ठीक है ना, और दूसरी तरफ आएगी क्लोरीन नेगेटिव गिव्स क्लोरीन प्लस इलेक्ट्रॉन, ये आएगी ना, दो रिएक्शंस आएंगी, ठीक है ना। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। क्या होता है, जब दो क्लोरीन मिलते हैं तो एक Cl2 बनाते हैं और दो इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, ठीक है ना। इस पूरी रिएक्शन के आगे 2 लग जाएगा, ठीक है ना। ऐसी रिएक्शन होगी तभी बैलेंस होगी। तो इसके लिए भी यहाँ पर 2 लगना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन 2 करने पड़ेंगे ना, ठीक है। तो देखते हैं क्या बना हमारे पास फाइनल रिएक्शन जो बनी वो बनी Na प्लस 2Cl नेगेटिव गिव्स 2Na प्लस Cl2, ठीक है ना। ये हमारी रिएक्शन बनी। दिस बिकम्स द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है ना। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। लेकिन अगर क्या करो आप, इसकी जगह क्या ले लो, एक्वस सॉल्यूशन ले लो किसका? सोडियम क्लोराइड का अगर एक्वस सॉल्यूशन लोगे आप, ठीक है, मान लो कि आपने सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन ले लिया, तो इस समय पे इसके अंदर क्या है, सोडियम और क्लोराइड के साथ साथ 2 आयंस और हैं, ठीक है ना, 2 आयंस और हैं जो कि आपके इलेक्ट्रोड्स पे आ सकते हैं, ठीक है ना। तो जब भी हम कैथोड की बात करते हैं तो क्या होता है बेटा, वहाँ पर होता है रिडक्शन। कैथोड पे क्या होता है बेटा? रिडक्शन, ठीक है ना। और रिडक्शन जब देखते हैं तो हम क्या देखते हैं, जिसकी जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी वो आपको रिडक्शन में उसको प्रेफर करा जाता है। तो आपने क्या करा, Na प्लस गिव प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Na, ऐसे आपने लिखा और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखने की कोशिश करी तो आपने देखा वहाँ से क्या लिखा हुआ है, वहाँ पर -2.71 ऐसे लिखा हुआ है। आपने देखा कि सोडियम को अगर आपको इलेक्ट्रॉन देना है, मतलब सोडियम का अगर आपने रिडक्शन करना है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल -2.71 है, ठीक है ना। ऐसे ही आपने कहा H+ का, जब आपने देखा कि इसका अगर आपको करना था, ठीक है ना, इसका जब आपको रिडक्शन करना था तो आपने देखा यहाँ पर क्या बनता है, H2 बनता है, हाफ H2। और ये जब बनता है तो आपका E सेल क्या होता है बेटा, E सेल क्या होता है, 0 होता है, ठीक है ना। तो ज़्यादा वैल्यू कौन सी है, जो ज़्यादा वैल्यू है वो ये है। तो आप क्या किसको सिलेक्ट करोगे, इसको सिलेक्ट करोगे, यानी कैथोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही होगी, ये रिएक्शन हो रही होगी। और कैथोड पे आपको ये रिएक्शन लेनी है क्योंकि आपको जितना ज़्यादा पोटेंशियल होगा वही फिजिबल होगा, नहीं तो फिजिबल नहीं होगा इलेक्ट्रोलाइसिस।
जब आपने इसको लिया यानी कि आपको कैसा इलेक्ट्रोड लेना पड़ेगा, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लेना पड़ेगा। यहाँ पर आप सोडियम का इलेक्ट्रोड नहीं लोगे, आप किसका इलेक्ट्रोड लोगे, प्लेटिनम का। तो ये प्रोडक्ट जो है वो बताता है कि हमारा जो कितना फिजिबल होगा नहीं होगा। अगर आप सोडियम का लगा दोगे तो वो फिजिबल ही ना हो सकता है रिएक्शन, ठीक है ना, आपको बहुत ज़्यादा पोटेंशियल देना पड़े, जिसको आप कहते हो ओवर पोटेंशियल। क्या कहते हो बेटा, ओवर पोटेंशियल। जब आपको एक लिमिट से ज़्यादा पोटेंशियल लगानी पड़े, ठीक है ना, इलेक्ट्रोलिसिस कराने के लिए, मतलब एनर्जी ज़्यादा खर्च हो, तो उसे ओवर पोटेंशियल कहते हैं। तो प्रेफर किसको करेंगे, इस वाली रिएक्शन को प्रेफर करेंगे एट कैथोड। कैथोड पे कौन सी रिएक्शन आएगी बेटा, ये वाली आएगी। अब एनोड पे भी दो रिएक्शन हो सकती है, एनोड पे भी दो रिएक्शन हो सकती है। एनोड पे क्या रिएक्शन होगी, एक तो आपकी रिएक्शन होगी ये वाली, देखो मैं लिख रहा हूँ, Cl नेगेटिव प्लस Cl नेगेटिव गिव्स Cl प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, ठीक है ना। और इसको अगर ऐसे लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 2Cl नेगेटिव गिव्स Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन, या फिर इसको हाफ लिख लो तो भी चल जाएगा। इसको 1 लिख लो, यहाँ पर हाफ Cl2 लिख लो तो भी चल जाएगा। ऐसे 1 लिखो, यहाँ पर हाफ Cl2 लिख लो तो भी चल जाएगा, ठीक है ना, ये मानते हो, ठीक है ना। ये आपकी रिएक्शन होगी। या फिर दूसरी रिएक्शन क्या हो सकती है, दूसरी रिएक्शन हो सकती है आपकी H2O लिक्विड से क्या बन रहा है, O2 बन रहा है, ठीक है ना, इसमें 4H+ आयन निकल रहे हैं और 4 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ठीक है ना, ये हो रहा है। अब इन दोनों के इलेक्ट्रो पोटेंशियल देखेंगे, इसका इलेक्ट्रो पोटेंशियल कितना है 1.36 और इसका इलेक्ट्रो पोटेंशियल कितना है 1.23। ये सब क्या है, दीज आर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये ऑक्सीडेशन हो रहा है ना बेटा, इसमें देखो माइनस से 0 पे आ रहा है, माइनस से 0 पे आ रहा है, तो यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। लेकिन हमें रिडक्शन पोटेंशियल देखना होता है, तो रिडक्शन पोटेंशियल देखते हैं तो ज़्यादा देखते हैं, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या देखेंगे, कम देखेंगे। तो कम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका है बेटा, इसका, ठीक है ना, इसका है ना, ठीक है ना। हमने देखा कि जब एनोड पे देखते हैं तो एनोड पे क्या देखते हैं बेटा, एनोड पे क्या देखते हैं, एनोड पे हम देखते हैं कि रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा किसका है, या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम किसका है, ठीक है ना, कम किसका है, इसका है कम, तो हम लोग इसको प्रेफर करेंगे, ठीक है ना। तो क्योंकि ऑक्सीजन के पास एक ओवर पोटेंशियल का प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना, इसलिए क्या करते हैं हम लोग, कौन सी रिएक्शन को प्रेफर करते हैं, ये वाली रिएक्शन को प्रेफर करते हैं। जो ओवर पोटेंशियल होता है, हमारी ऑक्सीजन के पास एक ओवर पोटेंशियल रहता है, ठीक है, जब भी ऑक्सीजन उसमें किसी भी रिएक्शन में आता है तो वहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा लगता है। तो इस जगह पर क्या होगा, जो यहाँ पर इलेक्ट्रोड होगा वो किस चीज़ का होगा बेटा, क्लोरीन का होगा। तो एट एनोड हम इस रिएक्शन को प्रेफर करेंगे। तो हमारा जो सेल का पोटेंशियल रहेगा वो कितना हो जाएगा, जो सेल का पोटेंशियल है वो कितना हो जाएगा, इस समय पे सेल का पोटेंशियल हो जाएगा 1.36 वोल्ट्स, ठीक है ना, सेल का पोटेंशियल हमारा ये हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि नेट रिएक्शन फाइनल रिएक्शन लिख के दिखाओ मेरे को, तो फाइनल रिएक्शन जब आप लिखोगे तो आप ये लिखोगे, फाइनल रिएक्शन ये लिखोगे, क्या क्या होगा इसमें, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर गिव्स सोडियम प्लस OH नेगेटिव आयन प्लस हाफ H2 प्लस हाफ Cl2, ठीक है ना। इतना कुछ दिया आपके इलेक्ट्रोलिसिस पे, आपके कौन कौन से प्रोडक्ट है, ये 4 प्रोडक्ट है, ठीक है ना। प्रोडक्ट तो आपको इतने सारे मिल रहे हैं, ठीक है ना, और इसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल कितना रह जाएगा आपका, सिर्फ 1.36। आप इसको लोगे और अगर इस वाली को कंसिडर करोगे तो कितना रह जाएगा 1.23, क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रो पोटेंशियल मैंने निकाला था 0 वोल्ट्स, ठीक है ना, ठीक है, ये बात समझ में आई, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नॉस इक्वेशन पे फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है ना। यही काम अगर हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के लिए करेंगे, ठीक है ना, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के लिए करेंगे, ठीक है ना, तो हमारी रिएक्शन एक और इन्होंने दे रखी है, एक और इन्होंने रिएक्शन दे रखी है, SO4 2 नेगेटिव गिव्स H2OH 2 नेगेटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो ये आपकी बुक में पेज नंबर 88 पर रिएक्शन दे रखी है, और ये रिएक्शन किसकी दी है कि अगर सल्फरिक एसिड के साथ सेम काम करेंगे, अगर हम उसके पोटेंशियल बनाने की कोशिश करेंगे, उसका इलेक्ट्रोलिसिस करने की कोशिश करेंगे, तो हमें कितनी वोल्टेज चाहिए होगी, 1.96 वोल्ट्स चाहिए होंगी आपको सेल की, ठीक है ना। तो ये काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस में इतनी पोटेंशियल हमारे पास मिलती नहीं है, ठीक है ना, हमको मिलती नहीं है, इसलिए पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना।
क्योंकि आपके पास जो स्टैंडर्ड जो सेल होता है उसकी वोल्टेज कितनी होती है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, तो 1.96 1.1 से काफ़ी ज़्यादा होगी, ठीक है ना, कंपैरिजन करा जाएगा तो, ठीक है ना। तो यहाँ तक जो मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है ना, यहाँ तक तो था सब समझने का इस चैप्टर में, ठीक है ना, कि नस्ट इक्वेशन क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, कैसे निकलेगा, कनेक्टिविटी क्या होती है, क्या क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी क्या होती है, मोलर कनेक्टिविटी क्या होती है, कैसे कैलकुलेट करते हैं मोलर कनेक्टिविटी को, और आपके फैराडे लॉ की वजह से जो भी आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करना है, ये सब काम आपका कैलकुलेशन का पार्ट जितना भी समझने का पार्ट था यहाँ तक था। इसके बाद जो भी है वो आपको याद करना है, दैट मीन्स वो आपके अगर क्वेश्चंस बनेंगे उसके ऊपर इस चैप्टर के बाद के इस जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उनके बचेंगे, तो वो क्या शॉर्ट नोट टाइप के ही बनेंगे, ठीक है ना, शॉर्ट नोट टाइप के बनेंगे। तो हम क्या करते हैं देखते हैं क्या किस चीज़ के शॉर्ट नोट बनाने हैं। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर उस चीज़ के आपको शॉर्ट नोट बनाने हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ऐसे 3 नंबर का क्वेश्चन आता है और एक नंबर के शॉर्ट नोट लिखने होते हैं तीनों के तीनों। तो अगला टॉपिक है आपका बैटरीज़ का। और मैं ये टॉपिक इसलिए बता रहा हूँ, बस मैं इसके बारे में बता दूंगा, लिखना आपको खुद है बेटा आप, ठीक है ना। इसके नोट्स नहीं दूंगा मैं बिल्कुल भी, क्योंकि ये आपको खुद पढ़ना है। जितना आप डीपली इसको पढ़ोगे उसके बाद जो पढ़ने के बाद आपको जो समझ में आ रहा है वो लिखना है आपको, ठीक है ना। तो जितना आप खुद से पढ़ के इसको समझ के लिखोगे आपको उतनी आसानी से याद होगा, ठीक है ना। सबसे पहले होते हैं प्राइमरी बैटरीज, ठीक है ना, ठीक है ना। और दूसरी क्या होती है बेटा, सेकेंडरी बैटरी। क्या फ़र्क है दोनों में, प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी बैटरी में क्या फ़र्क है। प्राइमरी बैटरी जो होती है वो उसमें आपको सिर्फ सिंगल सेल लगाता है। सेकेंडरी बैटरी कैसी होती है, सेकेंडरी बैटरीज होती है वो रीयूजेबल होती है, ठीक है ना, वो रिचार्जेबल होती है। ये रिचार्जेबल नहीं होती, इसमें एक बार केमिकल खर्च हो गया तो ख़त्म, ठीक है ना। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें अगर केमिकल खर्च होगा उसको दोबारा रिचार्ज कर सकते हो आपने, जैसे आपने घर में देखा होगा आपकी जो बैटरीज होती हैं, ठीक है ना। तो रिचार्ज कैसे हो जाती हैं वो, उसमें जो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स यूज़ हो जाते हैं उसको हम वापस उल्टी डायरेक्शन में करंट फ्लो करा के वापस उसमें भर देते हैं, ठीक है ना, और फिर हम उसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तो ये रिचार्जेबल बैटरीज होती हैं, ये नॉन रिचार्जेबल बैटरीज होती हैं। इसके बहुत अच्छा एग्जांपल जो है वो आपका क्या है बेटा, ड्राई सेल है, ठीक है ना। जो ग्रेफाइट का आप घर में पेंसिल सेल यूज़ करते हो उसका सबसे अच्छा एग्जांपल प्राइमरी बैटरी है। इसके अलावा बटन सेल जो आपके घड़ियों में लगते हैं, जो रिस्ट वॉचेस होती हैं उसमें जो सेल लगते हैं वो होते हैं आपके प्राइमरी बैटरीज। तो इसमें दो तरह के सेल हैं, एक तो है जिंक मैंगनीज का, ठीक है ना, जहाँ पर जिंक और मैंगनीज का बना होता है, ठीक है ना, जिसमें जो इसका नेगेटिव साइड होती है वो जिंक की बनी होती है, ठीक है ना, और जो पॉजिटिव साइड है वो कार्बन डॉट की बनी होती है, ठीक है ना। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कैसा होता है, इसका कार्बन का इलेक्ट्रोड होता है। तो सबसे पहले मैं आपको ड्राई सेल के बारे में बता दे रहा हूँ। इसका सबसे पहले लिखते हैं हम ड्राई सेल। तो ड्राई सेल के लिए जब आप शॉर्ट नोट लिखने चलोगे तो आपको सबसे पहले लिखना है इन अ ड्राई सेल, ठीक है ना, एनोड देयर आर 2 इलेक्ट्रोड्स, ठीक है ना, 2 इलेक्ट्रोड्स, एक जिंक का इलेक्ट्रोड दूसरा कार्बन का इलेक्ट्रोड, ठीक है ना, ठीक है ना। एक को अगर आप मानो कि एनोड है, एनोड पे क्या होगा बेटा, एनोड पे क्या होगा, देखो एनोड कैसा होगा, एनोड पे होगा Zn सॉलिड गिव्स Zn 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, ये आपका एनोड पे होगा। और कैथोड पे क्या होगा, देखो कैथोड पे होता है आपका MnO2 प्लस NH4 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स MnOOH प्लस NH3, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन होती है इसकी एनोड पे, ये होती है कैथोड पे, ठीक है ना। और इसका पोटेंशियल कितना होता है, लगभग 1.5 वोल्ट। इस सेल का पोटेंशियल कितना होता है बेटा, 1.5 वोल्ट अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है ना, ठीक है। आपने देखा भी होगा सेल आप खरीदोगे तो उसमें लिखा होगा 1.5 वोल्ट बैटरी लिखा होता है। तो इसका पोटेंशियल कितना होता है, 1.5 वोल्ट। अगर आप उसमें भी देखोगे नस्ट इक्वेशन से पहले जो आपकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देख रखे हैं उसमें देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा इसका आंसर 1.5 वोल्ट कैसे आया, ठीक है ना। इसके अलावा हमारे पास एक मर्क्यूरी सेल होता है, ठीक है ना। ये तो जिंक कार्बन का सेल है, ड्राई सेल है। इसके अलावा मेरे पास क्या होता है, मर्क्यूरी सेल होता है। मर्क्यूरी सेल में
ठीक है ना। मर्क्यूरी सेल में क्या होता है, इसके अंदर आपको मिलेगा, एक तो मर्करी मिलेगा और दूसरा जिंक मिलेगा, ठीक है ना। तो इसके ये कैसे बटन शेप में होता है, दिस इज इन बटन शेप, ठीक है ना, जो आपने अपने रिस्ट वॉच इस पे लगाया होता है। और इसकी वोल्टेज कितनी होती है, 1.35 वोल्ट होती है, ठीक है ना। तो इसमें एनोड पे एक रिएक्शन होती है, एनोड पे एक रिएक्शन होती है और एक कैथोड पे रिएक्शन होती है, ठीक है ना। दोनों रिएक्शन में लिख के दिखाता हूँ आपको। एनोड पे जो रिएक्शन हो रही है वो होती है ZnHg लिख लेते हैं हम पहले, अमलगम लेते हैं, जिंक अमलगम पड़ा होता है इसमें, उसको हम रिएक्ट कराते हैं किस एक OH आयन से, ठीक है ना। और ये क्या देता है आपको, ZnO प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। और दूसरी साइड कैथोड पे क्या हो रहा होता है, HgO reacts with H2O plus 2 electrons gives Hg, मर्करी मिलता है लिक्विड फॉर्म में, और 2OH नेगेटिव। इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करो तो फाइनल रिएक्शन जो आपकी बनी प्रोडक्ट रिएक्टेंट में क्या था, ZnHg प्लस HgO, ठीक है ना, गिव्स ZnO प्लस Hg। इसको रिएक्शन को बैलेंस कराने के लिए यहाँ पर 2 लगा दूंगा, समझ में कैसे आ गई ये रिएक्शन, देखते हैं, आपके सामने करता हूँ बेटा। देखो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आपस में कट गए, ठीक है ना। ये H2O से कट गया, और ये 2OH और ये 2OH आपस में जुड़ गए। सब कुछ प्लस करके नीचे लिख देना है, ठीक है ना, क्योंकि जो रिएक्शन के इधर है वो माइनस हो जाते हैं आपस में, ठीक है ना। दोनों साइड बराबर चीज़ें लिखना, मतलब तीनों, ये तीनों चीज़ यहाँ भी लिखूँ, ये तीनों चीज़ यहाँ भी लिखूँ, बात तो एक ही है, ठीक है ना। तो ये चेंज नहीं होते क्योंकि, तो वैसे के वैसे ही रहते हैं, तो उसको ऐसे के ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं बेटा बटन सेल, ठीक है ना। और ये क्या है, जिंक और मर्क्यूरी से, मर्क्यूरी सेल भी कहते हैं, जिंक और मर्क्यूरी से मिलके बनता है ये सेल, ठीक है ना। जिंक और मर्क्यूरी से बनके बनता है ये सेल। और इस सेल को हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। हाँ, ठीक है ना। तो एक लाइफ टाइम होती है, सिंगल लाइफ टाइम होती है, जितना आपके पास आपने इसमें अमाउंट ऑफ आपने केमिकल डाल रखा है, जब ये सारा केमिकल यूज़ हो जाएगा, यूज अप हो जाता है, तो ये सेल काम करना बंद कर देता है, फिर ये हमारे किसी काम का नहीं होता, हमें इसे डिस्पोज करना होता है। ये नॉन रिचार्जेबल सेल होते हैं, इनको कहते हैं प्राइमरी बैटरीज। और इनके जो वोल्टेज होती है वो ऐसी कम ही होती है, 1.5 1.35, ठीक है ना, इस अराउंड इतनी मतलब बहुत कम वोल्टेज की होती है, ठीक है ना। वहीं सेकेंडरी बैटरीज का क्या होता है बेटा, सेकेंडरी बैटरीज कहती है, सेकेंडरी बैटरीज जो होती है रिचार्जेबल होती है, ठीक है ना। उसमें जो क्या कहते हैं आयंस हम लोग यूज़ करते हैं, या फिर जो भी उसमें मटेरियल इलेक्ट्रोलाइट यूज़ कर रहे हैं, हम उसको दोबारा रिचार्ज कर सकते हैं, उसमें उसको दोबारा से फ्रेश न्यू बना सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए इसलिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं सेकेंडरी बैटरीज क्या होती है, ठीक है ना। यहाँ एक आपके पास डायग्राम बना हुआ है, पेज नंबर 89 पे आपको एक डायग्राम मिलेगा, ठीक है ना। पेज नंबर 89 पे एक डायग्राम मिलेगा आपको, ठीक है ना। जो डायग्राम क्या इसको जस्टिफाई करेगा, जो आपकी ये सेकेंडरी बैटरी होती है, किसकी बनी होती है बेटा, लेड की बनी होती है, ठीक है, लेड स्टोरेज बैटरी होती है। इस पर रिएक्शन होती है 2, हर एक बैटरी के पास रिएक्शन तो होगी, एनोड की और कैथोड की, ठीक है ना। इसका नाम क्या है, ठीक है ना, सेकेंडरी बैटरीज है ये, ठीक है ना। इसका नाम है लेड स्टोरेज बैटरी, इसको कहेंगे लेड स्टोरेज बैटरी, ठीक है ना। एनोड पे एक रिएक्शन हो रही है, एनोड पे क्या रिएक्शन हो रही है, लेड जो है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ SO4 2 नेगेटिव, H प्लस आयन को नहीं दिखाते हम लोग, ठीक है ना। क्या कर रहा होता है, Pb लेड सल्फेट बना रहा होता है, और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाते हैं, ठीक है ना, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे, ठीक है ना। और कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पर इलेक्ट्रॉन्स अब्जॉर्ब होंगे, तो कैथोड पे क्या होता है, लेड ऑक्साइड होती है PbO2, ठीक है ना। यहाँ पर भी सल्फ्यूरिक एसिड होता है आपके पास, ठीक है ना, 4H प्लस आयन हो गए, ठीक है ना, ये भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने H प्लस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये H प्लस यहाँ पर भी H प्लस मिल जाता है, ठीक है ना। तो जो चीज़ सेम होती है वो उसको हम हटा देते हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ चेंज हो रहा है, तो इसलिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ बनेगा PbSO4 सॉलिड प्लस H2, ठीक है ना।
ठीक है। तो आपने देखा कि दोनों रिएक्शन में जो आपका फाइनल जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है, PbSO4 ही बन रहा है, ठीक है ना। तो जब आप ओवरऑल रिएक्शन लिखने की कोशिश करोगे, मैं लिखता हूँ उसकी ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे। तो देखो दोनों तरफ क्या था, यहाँ पर Pb था, ठीक है ना, यहाँ पर था PbO2, ठीक है ना, यहाँ पर 2SO4 नेगेटिव, 2 नेगेटिव प्लस 4H पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, यहाँ बना बचा आपका PbSO4 2 टाइम्स और 2H2O, ठीक है ना, ये लिक्विड, ठीक है ना, समझ में आया बेटा। तो ये आपकी क्या बनी बेटा, ये आपकी रिएक्शन बनी, जो फाइनल रिएक्शन है आपकी सेल की बैटरी की, मतलब बैटरी की जो रिएक्शन बन रही है, ठीक है ना, वो फाइनल बैटरी की रिएक्शन क्या बनी, ये बनी, ठीक है ना। तो इस समय पे इसमें जो ये सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ होता है, क्या होता है, 38% सॉल्यूशन का मतलब होता है 0.38 मोलैलिटी है इसकी, ठीक है ना। 38% सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज यूज, मतलब कि 38% जो है उसमें क्या है, सॉल्यूशन में सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है ना, बाकी क्या है आपका, बाकी वाटर है। यानी कि अगर आप वाटर 100 ml ले रहे हो तो 38 ml जो है उसमें सल्फ्यूरिक एसिड है, बाकी क्या है आपका सारा वाटर है, ठीक है। 62% क्या है उसमें वाटर है, ठीक है ना। 38% H2SO4 इज यूज्ड, ठीक है ना। हाईली कंसनट्रेटेड भी नहीं होता है। अच्छी बात यह है कि इसका कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसमें देखा हमने कि बहुत सारे चैम्बर्स बने होते हैं, ठीक है ना। एक तरफ पॉजिटिव प्लेट रहती है, एक तरफ नेगेटिव प्लेट रहती है, और वो सारी प्लेटेड आपस में कैसे लगी होती है, वो सारी प्लेट आपस में सीरीज़ में लगी होती है, और उधर से भी सारी प्लेट सीरीज़ में लगी होती है, ठीक है ना। सारी की सारी प्लेट्स क्या होती हैं, वो सीरीज़ में लगी होती हैं, ताकि आपकी ओवरऑल जो बैटरी की वोल्टेज है वो बढ़ती जाए, आपको ज़्यादा वोल्टेज की बैटरी मिल सके, ठीक है ना। ज़्यादातर हमारे घर में जो ये वाली सेकेंडरी बैटरीज होती हैं उनकी वोल्टेज कितनी होती है, 220 वोल्ट की होती है, ठीक है ना। और ये अलग अलग नंबर में अवेलेबल है, 110 वोल्ट, ठीक है ना। अब आप ये बोलोगे सर ये अलग अलग वोल्टेज पे कैसे अवेलेबल होती है, देखो ऐसे होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ। ऐसा होता है, छोटे छोटे सेल्स, देखो बहुत सारे चैम्बर्स हैं। मान लो एक चैम्बर का पोटेंशियल कितना था, 10 वोल्ट्स बन के आ रहा है आपका, 10 वोल्ट्स नहीं बन के आ रहा है, बहुत कम बन के आ रहा है, मान लो 2 वोल्ट्स बन के आ रहा है, और आपने कितने लगा दिए, आपने 40 चैम्बर्स लगा दिए, ठीक है ना। तो आपका कितना वोल्ट बन गया, सीधे ये 80 वोल्ट्स बन गया, ठीक है ना। तो ऐसे करके ऐसे जुड़े हुए हैं बहुत सारे, ठीक है ना। ये पैरेलल में जुड़े होते हैं, सारे के सारे पैरेलल में जुड़े होते हैं, सॉरी पैरेलल कह रहा हूँ, सारे के सारे सीरीज़ में जुड़े होते हैं, ठीक है ना। सीरीज़ में जुड़ने पे वोल्टेज बढ़ती है, ठीक है ना। सीरीज़ में जुड़ने पे वोल्टेज बढ़ती है, और पैरेलल में जुड़ने पे करंट बढ़ता है, ठीक है ना। तो सीरीज़ में बहुत ज़्यादा जोड़ देते हैं, ठीक है ना, और करंट हमें चाहिए होता है अराउंड 5 एम्पेयर का करंट हमें मिल जाता है जब हम बहुत सारे सेल को ऐसे जोड़ते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम चैम्बर्स ज़्यादा बना देंगे, ठीक है ना, छोटे छोटे चैम्बर्स ज़्यादा बना देंगे तो हमारा वोल्टेज बढ़ जाती है इसमें, ठीक है ना। इसलिए बहुत सारे चैम्बर्स को यूज़ करा जाता है, ठीक है ना। आप ऐसा भी सोच सकते हो कि एक ही चैम्बर यूज़ करके क्यों नहीं बनाया, इसलिए नहीं बनाया क्योंकि एक चैम्बर की जो वोल्टेज है वो अराउंड 2 वोल्ट्स के आसपास पहुँचेगी, और जब पूरे चैम्बर्स की वोल्टेज देखेंगे तो हम कितनी बन जाएगी हमारी, तो टोटल हमें जितनी चाहिए, हम टोटल चैम्बर जितने मर्जी बना सकते हैं, 40 50 60 100 कितने भी बना लो, जितने बनाओगे उतनी बड़ी बैटरी बनती है। आप देखोगे जितनी बड़ी बैटरी होती है उसकी उतनी वोल्टेज उतनी ज़्यादा होती है। बात समझ में आ रही ना बेटा। चलो, तो ये था सेकेंडरी बैटरी के बारे में, ठीक है ना, ठीक है ना। इसके बाद रिचार्जेबल सेल बैटरीज देखी होंगी आपने, जो आपके पास छोटी छोटी बैटरीज होती हैं, ठीक है ना, आप कैमरेज में यूज़ करते हैं, और रिचार्जेबल सेल्स होते हैं, उनको जिंक कैडमियम सेल कहते हैं, ठीक है ना। कैडमियम सेल के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। अनदर इंपॉर्टेंट सेकेंडरी सेल इज निकल कैडमियम, इसको कहते हैं बेटा निकल कैडमियम सेल, निकल कैडमियम सेल कहते हैं इसे, ठीक है ना। इस पे जो फाइनल आपकी जो रिएक्शन रहती होती है, कैडमियम प्लस NiOH whole thrice gives cadmium oxide plus NiOH whole twice plus H2O liquid, ठीक है, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन रहती है, इसमें क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव बी प्लेट्स एक साथ लगी होती हैं, जैसे आपके देखो इसमें दिखा रखा है, एक साथ लगी होती हैं, और बीच में एक सेपरेटर रहता है, ठीक है ना, जो कि हेल्प करता है इसको वापस रिचार्ज करने में। इसकी भी एक लाइफ होती है, जैसे मान लो कि इसकी लाइफ 5 ईयर्स या 10 ईयर्स है, 10 ईयर्स के बाद, या फिर बोल देते हैं 10 ईयर्स, लेकिन एक्चुअली
लाइफ किस चीज़ की होती है, साइकिल्स की लाइफ होती है। फॉर एग्जांपल इस पता है आपको कि ये आप क्या कहते हैं 1000 बार उसको आप रिचार्ज कर सकते हो अगर सेल को, मतलब आपने अगर 1000 बार उसको कितने, अगर आपने 1 या 2 साल में उसको 1000 बार रिचार्ज कर दिया तो वो सेल 1 या 2 साल में ही, जितने साल में उसको 100 टाइम्स उसका रिचार्जिंग ख़त्म हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगा सेल, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग फ्यूल सेल और कोरोजन पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, जो कि नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। आज की क्लास इतनी, थैंक यू, ठीक है ना। तो यहाँ तक मैंने आपको जो जो चीज़ें बताई, निकल कैडमियम सेल, ठीक है ना, लेड स्टोरेज बैटरी, ठीक है ना, मरकरी सेल और आपका ड्राई सेल, इन चारों के ऊपर आपने शॉर्ट नोट लिखने हैं अपने कॉपी में, ठीक है ना, पढ़ना है इनके बारे में। शॉर्ट नोट कैसे होना चाहिए, इसमें बताना है आप कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ है, ठीक है ना, जो लिखा हुआ है पूरा का पूरा, और इसमें बताना है आपको क्या इसके एनोड और कैथोड क्या है, एनोड पे क्या रिएक्शन हो रही है, कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रही है, और उसकी वोल्टेज कितनी है। भाई इतना बता देंगे, मोर देन इनफ होता है एक किसी भी सेल के बारे में बताने के लिए, ठीक है ना। थैंक यू।